तो देखिए सबसे पहले पहला सवाल है पहला सवाल है पहला सवाल है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घात। यहाँ पे आपको 2 के घात निकालने हैं। सबसे पहले हम 144 लिखेंगे और 144 में सिर्फ हम 2 से चलाएंगे। 2 सते 14, 2 दूनी 4, 36 दूनी 72, उसके बाद 18 दूनी 36, 2 नवा 18। अब देखिए आगे नहीं चला और 2 से नहीं चलेगा तो क्योंकि सिर्फ 2 के ही घात मांगे हैं, इसलिए आपको आगे और नहीं चलाना है। 2 को गिन लेना है, 1 2 3 4, 4 2 है, इसका मतलब 2 के पावर कितने होंगे 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लौसो 1200 है। दो संख्याओं का लौसो 1200 है, इनमें से कौन इनका मौसो नहीं हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव में नहीं होना, इसको आपको बहुत गौर से पढ़ना पड़ता है। चलिए तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनखंड मतलब a इंटू बी, दो संख्या मान लेते हैं और इसका लौसो इंटू मौसो होता है। लौसो तो दिया हुआ है हमको 1200, ठीक है, और मौसो मतलब HCF को हम लोग H मान लेते हैं। तो इस बार हम H अगर गुना में लिखते हैं, ठीक है, तो इसको हम इस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा H, क्योंकि HCF, ठीक है, गुणनखंड होना चाहिए, मतलब गुणनखंड मतलब पूरा पूरी कट जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे है कितना 1200, ठीक है, तो 1200 एलसीएम है, तो 1200 से इनमें से जो जो संख्याएं 1200 को काट दे, पूरा पूरी विभाजित कर दे, वो 1200 का मौसो हो सकता है, लेकिन जिनसे पूरा पूरी नहीं कटे वो नहीं हो सकता। जैसे 600, 6 दूनी 1200, ये तो हो ही सकता है। 4 1200, ये भी हो सकता है। 2 छके 1200, लेकिन 500 से ये पूरा पूरी नहीं कटेगा 1200। इस वजह से हम क्या करेंगे, 500 पे टिक लगा देंगे कि सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर अब क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 500। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, तो n में अंतिम शून्यों की संख्या हमेशा देखिए अंतिम शून्य, कुछ एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। 100 में अंतिम शून्य कितने हैं 2। अब मान के चलते हैं 540, अंतिम शून्य कितने हैं 1। और मान लेते हैं 800 या 8900, ठीक है, तो अंतिम शून्य कितने हैं 2। अगर हम ऐसा लिखते हैं 8990, ठीक है, यहां शून्य की संख्या 2 है, लेकिन अंतिम शून्यों की संख्या कितनी 1, और अंतिम शून्यों की संख्या हमेशा 5 और 2 पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 2 कितने हैं 1 है, ठीक है, और 5 कितने हैं 1 है। 2 और 5 को गुना कर दीजिए, कितने हो जाएंगे 5 दूनी 10। अंतिम में अंतिम शून्यों की संख्या कितनी है 0, 1 0 आया, इसलिए क्या हो जाएगा 1 आंसर। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का कुल योग कितना होगा। 196 का पूरा हम बहुत आसान है, आप अगर करना चाहेंगे तो 196, ठीक है, 2 8 2 9 18, 2 8 16, ठीक है, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 9 18, 7 7 49, ठीक है। अब देखिए 2 पे पावर 2 और 7 पे पावर कितने होंगे 2, तो क्या कह रहा है घात मतलब पावर, घात में यहाँ पे 2 पे पावर कितना है 2 और यहाँ 7 पे पावर कितने 2, इन दोनों के पावर्स का योग कह रहा है, योग मतलब जो, तो कितना हो जाएंगे 2 और 2 4 हो जाएगा। आंसर कितने हो जाएंगे 4, आपको यहाँ पे टिक 4 पे लगा देना है। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बताते चलिए कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमने आपको पहले ही भी बताया कि ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। एक एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, मतलब ऑप्शंस को हटाना पड़ता है, और एक एग्जाम्पल मेथड, ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल मेथड, और एक कुछ होते हैं जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स लगता है, जिसमें कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, उसको टिप्स एंड ट्रिक्स मेथड कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे,
हम लोग यहाँ पे कहेंगे इस तरह के जब भी आपको ए बी सी या कोई अल्फ़ाबेट वाला जब भी आपको, जैसे यहाँ P1 P2 दिया हुआ है, इस तरह का कभी किसी में M1 M2 दिया हुआ होगा, M या ABC के फॉर्म में दिया हुआ होगा सवाल, तो उस तरह के सवालों को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल मेथड से। तो जैसे बहुत सिंपल है, जैसे P1 और P2 दो विषम अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है P1 मतलब ये वाला P2 से बड़ा है, तो P1 एक अभाज्य संख्या मानेंगे, लेकिन वो विषम अभाज्य संख्या मानेंगे। कैसा? विषम भी होना चाहिए और अभाज्य। सम अभाज्य कौन है? एक ही सम अभाज्य संख्या है जो है सिर्फ दो के अलावा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको दो को छोड़ देना है, उसके बाद कोई भी अभाज्य संख्या आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ है P1 हम ले लेते हैं, मान के चलो 5 एक अभाज्य संख्या है, उससे छोटी अभाज्य संख्या P2 लेंगे, उससे छोटी अभाज्य संख्या P2 लेंगे, और P2 कितना लेना होगा? 3 लेना होगा, क्योंकि ये बड़ा होना चाहिए। अब कह रहा इन दोनों का स्क्वायर से ये क्या है? माइनस है। P1 स्क्वायर मतलब P1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, माइनस P2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 9, 25 से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 16। अब 16 किस प्रकार की संख्या है? सम संख्या है, विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। आप देख सकते हैं 16 क्या है? 2 से पूरी कट जाएगा, इसलिए 16 क्या है? सम संख्या। तो आपको इस तरह के सवालों को एग्जाम्पल मेथड से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलेंगे। अब नेक्स्ट सवाल है, जैसे यदि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b इस प्रकार है कि a बराबर p इंटू क्यू स्क्वायर, b बराबर p क्यूब q, तो इनका लॉसो एलसीएम देखिए, ये अभाज्य गुणनखंड मेथड से बनाइएगा। जब भी आपको इस तरह का सवाल रहेगा जहां पे आपको कोई संख्या दिया हुआ होगा और उसमें लेटर्स या अल्फाबेट्स दिए हुए होंगे, ये उनके अभाज्य गुणनखंड मान लेंगे हम, ठीक है। जैसे a बराबर हम मान लेते हैं p इंटू क्यू स्क्वायर, और b बराबर क्या मान लेते हैं? p क्यूब q। तो अब यहां पे देखिए एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं, जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनके बड़ा वाला पावर, जैसे यहाँ p पे पावर कितना है? 1, और यहाँ पे p पे पावर 3, तो आपको क्या लेना होगा? p पे पावर 3 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए q पे पावर 2 और यहाँ पे q पे पावर 1, तो यहाँ पे क्या लेना होगा? q पे पावर 2। तो क्या हो जाएगा? देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा? p क्यूब q स्क्वायर। एलसीएम कितना हो जाएगा? p क्यूब q स्क्वायर। आपका सही आंसर हो जाएगा p क्यूब q स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। यदि अब फिर से देखिए, इस तरह के सवाल बार बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसलिए आप इन तरह के सवालों को एग्जाम्पल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a है b है, a बराबर देखिए, अब यहाँ पे आ जाइए, a बराबर क्या है? p इंटू क्यू स्क्वायर, और b बराबर कितना है? p क्यूब q, ठीक है। यहां पे देखिए मौसो मतलब HCF, याद रखिएगा HCF का नियम अलग है, LCM का नियम अलग है। HCF में जो कॉमन रहता है और जो भी अभाज्य गुणनखंड में है वो कॉमन रहता है, उसकी छोटी पावर लेते हैं। जैसे p पे पावर कितना है? यहाँ 1 है, और यहाँ पे p पे पावर 3, तो 1 और 3 में क्या लेंगे? 1 वाला लेंगे। 1 क्या होगा? p। यहाँ पे देखिए q पे पावर यहाँ 2 है, और यहाँ q पे पावर कितना है? 1, तो 2 और 1 में छोटा कौन है? q है, इसलिए यहाँ हो जाएगा p इंटू क्यू। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा? p इंटू क्यू। आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब यहां आ जाइए, यदि दो धनात्मक पूर्णांक m देखिए तथा n इस प्रकार है कि m बराबर p इंटू क्यू क्यूब, n बराबर p क्यूब q स्क्वायर, तो इनका मौसो एलसीएम बोल रहा है या HCF। अब ध्यान से देखिए, a बराबर p इंटू क्यू क्यूब, और सॉरी m या a जो भी ले लो आप, n बराबर क्या है? p क्यूब q स्क्वायर। तो निकालना क्या है? HCF में हमने क्या कहा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे कॉमन इसमें p और यहाँ पे भी p है, लेकिन पावर इसका सबसे छोटी वाली लेंगे, तो p यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो p कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
अब देखो क्यू पावर 3 है, यहाँ क्यू पे पावर 2 है, तो 3 और 2 में छोटी वाली कौन है? 2 है, इसलिए छोटी वाली पहले p इंटू क्यू स्क्वायर। यहाँ पे आप देखिए पी क्यू p इंटू क्यू स्क्वायर, p इंटू क्यू स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया होगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए p इंटू क्यू स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल आप देख लीजिए। यदि a और 18 का लौसो, देखिए एक संख्या a है और दूसरी संख्या b मान लेते हैं यहाँ 18, इसका लौसो एलसीएम 36 है तो मौसो 2 है, तो a का वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या मतलब a इंटू बी बराबर क्या होता है? लौसो इंटू मौसो। लौसो कितना है? एलसीएम 36 इंटू एचसीएफ कितना है? देखिए 2, और a का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू कितना है? 18 बराबर 36 गुना 2। अब देखिए 18 इस पर गुना में है, उस पर जाएगा भागा में हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। 18 दूनी 36, 2 को 2 से गुना करेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। यह हो गया आपका आंसर 4। ठीक है, अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 95 और 152 का मौसो निकालना है। देखिए बहुत आसान है, 95 और 152 का HCF निकालना है। अब हम यहाँ पे छोटा सा आपको एक ट्रिक बताते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स इसको कहते हैं। ट्रिक का मतलब क्या होता है कि ये अगर हम ऑप्शन मेथड से या करें तो जल्दी बन जाएगा, फिर आपको अभाज्य गुणनखंड या भागा देने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे है 95 और यहाँ है 152, ठीक है, तो इसमें से इन सभी में से जो कॉमन संख्या होगा इनसे कट जाना चाहिए। जैसे 19 5 6 95, और देखिए 19 को अगर 5 से गुना कीजिएगा आप, 19 को अगर काटना चाहिए, 19 गुना 5 बराबर 95। ठीक है, उसी तरह से अगर 19 को 152 से गुना करिएगा तो 19 गुना 8 बराबर 19 8 है 152। ठीक है, 9 8 72, देखिए गुना कर लीजिए आप, 9 8 72 का 2 हासिल 7, 8 1 8 7 15, 152। तो इसका मतलब 19 से तो ये दोनों कट रहा है। ठीक है, अब यहाँ जाइए 38 से भी, देखिए 38 को 4 से गुना कीजिएगा, 38 गुना 4, 8 चौका 32, 4 तिया 12 और 3 15, लेकिन 38 5 से नहीं कटेगा। 38 को अगर आप यहाँ 2 से गुना कीजिएगा तो देखिए 38 दूनी 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 76 होता है। लेकिन अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 1 10, 104 हो जाता है। बीच 76 के बाद सीधे 104, मतलब 38 95 से नहीं, 95 38 से नहीं कट रहा है, मतलब ये होगा नहीं, ये 19 से कट जा रहा है। ठीक है, 1 से भी कट रहा है, लेकिन इन दोनों में बड़ी संख्या, HCF का मतलब बड़ी संख्या होती है, तो ये 19 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मैं बस आपको सिर्फ थोड़ा लंबा सॉल्व करने के लिए, आपको समझाने के लिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप जब बनाइएगा तो आपको कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 11वां सवाल है, अब ध्यान से देखिए। 11वां सवाल है, देखिए HCF ऑफ, ये इसको पढ़ने का तरीका देखिए, HCF ऑफ, ये HCF ऑफ 26 एंड 169 इज इक्वल टू 13। आप इस तरह पढ़िएगा, मतलब कहने का मतलब है कि 26 और 169 दो अलग अलग संख्याएं हैं। ठीक है, 26 और 169 दो अलग अलग संख्या हैं जिनका HCF 13 है, तो LCM निकालना है। तो दो संख्या आपको प्राप्त हो गया, 26 और 169, 26 इंटू दो संख्याओं का गुणनफल याद है आपको, बराबर क्या होता है? LCM इंटू HCF। HCF तो आपको कितना दिया हुआ है? HCF 13 दिया हुआ है इंटू LCM। ठीक है, तो LCM निकालना है। जैसे अब देखो 13 इस पर गुना में है, इस पर आ जाएगा तो वो बटे में हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम इसको काट सकते हैं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। याद रखिएगा यहाँ पे गुना रहेगा तभी आप डायरेक्ट काटिएगा, अगर प्लस रहता तो नहीं कटता। ठीक है, अब देखिए LCM बराबर, इसको गुना कर दिए, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आया? 338। LCM हो जाएगा 338। ठीक है, अब अगला सवाल आप देख लीजिए।
अगला सवाल है आपका कि यदि a बराबर 2 क्यूब 3, b बराबर 2 गुना 3 गुना 5, c बराबर 3 पे पावर n और 5 पे इंटू 5, तो एलसीएम ए बी सी बराबर इतना है। एलसीएम में क्या करना है, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, फिर से आपको बता रहा हूं कि a बराबर 2 क्यूब 3, b बराबर कितना है 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, और c बराबर 3 पे पावर n इंटू 5। देखिए अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पर देखिए एलसीएम कितना है, एलसीएम बराबर 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5। अब एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम एलसीएम में जो भी गुणनखंड होते हैं, जो भी गुणनखंड जैसे 2, यहाँ पे भी है, कहीं इसमें कॉमन होने की जरूरत नहीं है, 2 पे पावर 2 का सबसे हाई जहां जहां 2 है, जैसे 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इन दोनों में सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3 लिए हैं, ठीक है। यहां पर भी 3 पे पावर 2 आया है, इसका मतलब 3 यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ पर लिया गया कितना है, हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट 3 पे पावर कितना होगा बोलो, 2 होना चाहिए तभी, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर लिया जाता है, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको n बराबर यहाँ पे 3। ये सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव बनाने के जो तरीके हैं ये आपको सिखाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आप आ जाइए 13 नंबर में, 13 नंबर पे, जैसे देखिए यदि P और Q सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, अभाज्य नहीं है लेकिन आपस में एक दूसरे से एक दूसरे का कोई भी गुणनखंड, जैसे आप यहां देखिए अभाज्य नहीं भी होगा, जैसे 10 अभाज्य नहीं है और 12 दोनों अभाज्य नहीं है, ठीक है। अब लेकिन देखिए 10 2 गुना 5 और 12 2 गुना 3, तो अब दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन गुणनखंड कितना है, 1 है, 2 है, इसलिए यह सअभाज्य नहीं होगा। यहीं पे देखिए 10 अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या नहीं है, और 10 और यहां पे ले लीजिए 21, ठीक है। अब देखिए ये 2 गुना 5 है और 21 क्या है, 3 गुना 7 है, लेकिन दोनों के गुणनखंडों में कोई ऐसी संख्या है, जैसे यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 7 है लेकिन यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो क्या कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इस वजह से 10 और 21 क्या होगा, अभाज्य सह अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। सह अभाज्य संख्या में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर अगर करेंगे तो 10 गुना 10, फिर भी इसका 2 बार गुना करना है स्क्वायर का मतलब, तो 10 गुना 10 मतलब 2 गुना 5, फिर 2 गुना 5, इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब 21 का देखिए 3 गुना 7 गुना 3 गुना 7, उसका स्क्वायर में भी कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, तो सह अभाज्य संख्या है। और देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को ना आप एग्जांपल मेथड से हमेशा बनाइएगा, जैसे पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों का स्क्वायर किए फिर भी एक भी अभाज्य गुणनखंड नहीं आया, तो वो भी संख्या क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। अब हम लोग